Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 12 of mini cats and तो sedative hypnotic drugs की फार्माकोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो sedative का मतलब एंटी एंजाइटी और hypnotics का मतलब होता है स्लीप को प्रमोट करने वाली ड्रग्स होती है। तो जो sedative hypnotic ड्रग्स होती है असल में केमिकली हीट्रोजीनस क्लास की होती है, मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है, हीट्रोजेनस होती है। लेकिन इन सब का मेन फंक्शन क्या है, ये सब सारे क्या करती है, डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेशन। डोज डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब इनकी डोज बढ़ाते हैं तो सीएनएस का डिप्रेशन भी उसी तरह से देखने को मिलता है। तो सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स असल में एक ड्रग का नाम नहीं है बल्कि केमिकली हेट्रोजीनस क्लास का नाम है। इन सारे के सारे क्या करती है, डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेशन। डोज बढ़ाने से इनका सीएनएस का इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जब इनकी डोज इनिशियली कम होती है तो उस पर सिडेशन देखने को मिलती है, डिसइनहिबिशन और एनेक्शियोलिसिस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हिप्नोसिस हो जाती है जब इनकी डोज को बढ़ाते हैं, और डोज को बढ़ाते हैं एनेस्थीसिया हो जाता है, और डोज को बढ़ाते हैं मेडुलरी डिप्रेशन, और डोज को बढ़ाते हैं तो बंदा कोमा में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेशन। इनिशियली तो सिडेशन होता है, लेकिन जब इनकी डोज बढ़ा लेते हैं, सिडेशन का मतलब है एंटी एंजाइटी, जब इनकी डोज बढ़ा लेते हैं तो फिर ये स्लीप को प्रमोट करती है, हिप्नोटिक्स भी बन जाती है। जो मेन सब ग्रुप होता है इस क्लास के अंदर तो होता है बेंजोडाइजेपिन का होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बार्बिट्यूरेट और उसके अलावा मिसलेनियस क्लास में भी आती है। मिसलेनियस के अंदर कार्बामेट, अल्कोहल्स वगैरह और साइक्लिक ईथर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ओके, ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। साइक्लिक ईथर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ एटिपिकल ड्रग्स भी होती है जो बिल्कुल ये काम करती है। फॉर एग्जांपल बसपीरोन है, एंशियोलिटिक ड्रग्स हैं, और इसके साथ साथ न्यूअर हिप्नोटिक्स हैं, ज़ोलपिडेम, ज़ोलेप्लोन और एज़ेपिक्लोन। इसके साथ साथ मेलाटोनिन एंटागोनिस्ट वगैरह, सॉरी मेलाटोनिन एगोनिस्ट है और ओरिक्सन एंटागोनिस्ट वगैरह, ये ड्रग भी हिप्नोटिक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ बसपीरोन भी। अब मैंने पूरे स्केच बनाया हुआ है सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है पहले बेंजोडाइजेपिन, बार्बिट्यूरेट और उसके अलावा मिसलेनियस ड्रग्स होती है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐड की हुई है, जिस तरह बेंजोडाइजेपिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। बेंजोडाइजेपिन के एक्शन को अगर एंटागोनाइज करना हो तो दो तरह की ड्रग्स होती है, एक होती है फ्लोमाजेनिल होती है और दूसरा होता है बीटा कार्बोलिन्स होती है। दोनों बिजी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक हो गया, बिजी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब हम इनको पहले देख लेते हैं कि बेंजोडाइजेपिन डिपेंडिंग अपॉन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किया तो उसको तीन में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग इनका ड्यूरेशन होता है 3 से लेकर 8, जबकि इंटरमीडिएट का होता है 8 से 20, जबकि लॉन्ग का काफ़ी ज़्यादा होता है, दिनों में होता है, 1 से लेकर 3 डेज तक। तो शॉर्ट एक्टिंग है वो कौन कौन सी है, ट्रायाजोलाम है और ऑक्साजिपाम, ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट के अंदर एल्प्राजोलाम आती है, एस्ट्राजोलाम आती है, लोराजिपाम है, एल्प्राजोलाम है, ठीक है। तो दोबारा बता दिया मैंने, टिमाजिपाम है और क्लोमाजिपाम है। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फ्लोराजिपाम है, क्लोराजिपेट है, क्लोरडाइजिपोक्साइड है, डायजिपाम है, फ्लोराजिपाम है और क्विजाजिपाम है, ठीक हो गया। जबकि बारबिट्यूरेट को भी इसमें 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो 20 मिनट में काम करती है, एक होती है शॉर्ट एक्टिंग, होती है लॉन्ग एक्टिंग, ठीक हो गया। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपको थायोपेंटल देखने को मिलती है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर पेंटोबार्बिटल, एमोबार्बिटल और ब्यूटाबार्बिटल, जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फिनोबार्बिटल होती है। इसके अलावा मिसलेनियस ड्रग्स होती है जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल बसपीरोन है 5H2 1 एगोनिस्ट, मतलब सेरोटोनिन का जो टाइप 1A रिसेप्टर होता है इसके पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है। जबकि एज़ेपिक्लोन, ज़ोलेप्लोन, ज़ोलपिडम ये न्यूअर हिप्नोटिक्स होती है जिन्होंने BZ1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है। इसके साथ जो रेमल्टियोन है ये मेलाटोनिन एंटागोनिस्ट है, सॉरी, हाँ, मेलाटोनिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। तो ये मेलाटोनिन के रिसेप्टर का क्या होगी, मैं वैसे खुद कंफ्यूज हो गया मेलाटोनिन का, तो ये मेलाटोनिन के रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, मेलाटोनिन एगोनिस्ट होती है। रेमल्टियोन, टैसिमल्टियोन और ओरेक्सिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल सिवोरेक्सेंट, ये ओरेक्सिन के रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। और ओरेक्सिन के रिसेप्टर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया, ओरेक्सिन के रिसेप्टर्स वगैरह। तो अब हमारे मेहमान इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी ग्लोसरी वगैरह को देख लेते हैं। तो एक वर्ड होता है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है एक वो स्टेट है जहाँ पे जो ड्रग्स हैं, ड्रग क्या करती है, जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस प्रोड्यूस कर देती है कि जो ड्रग लेने वाला बंदा उसको बार बार यूज़ करता रहेगा, फोर्सफुली मजबूर हो जाएगा उसको ड्रग को यूज़ करने वाला, और जब उसको छोड़ेगा तो उसको एंजाइटी होती है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, एडिक्शन। तो ये असल में ड्रग का एक रिस्पॉन्स होता है जिसमें जो ड्रग लेने वाला होता है वो ड्रग को बार बार लेता रहता है और ड्रग को छोड़ने का दिल नहीं करता। दूसरा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का क्या मतलब है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, पेन का रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है, एमनीजिया वगैरह देखने को मिलता है। तो स्टेट को बोलते हैं एनेस्थीसिया। हमने सीएनएस के अंदर जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक भी पढ़नी है। इसके बाद एंशियोलिटिक जो हमारी एंजाइटी को कम कर देती है, इनको सेडेटिव बोलते हैं। इसके बाद डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का क्या मतलब है, डिपेंडेंस और एडिक्शन दोनों असल में एक रिस्पॉन्स है ड्रग के अगेंस्ट। ये जो ड्रग का दोनों के दोनों क्या है, रिस्पॉन्स है। अब इसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर यह था कि जब ड्रग को रिमूव करते थे तो बंदा एंजाइटी फील करता था, वो
वो ड्रग को बार बार यूज़ करने पर मजबूर हो जाता ना। इसमें ये होता है डिपेंडेंस के अंदर कि अगर ड्रग को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो ड्रग को रिमूव करने की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग सिम्पटम देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली जो ड्रग काम कर रही थी उसके ऑपोजिट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग किसी एंजाइटी को कम कर रही थी, तो अगर हम इसको छोड़ेंगे तो फिर एंजाइटी वाले साइन सिम्पटम देखने को मिलेंगे। अगर कोई ड्रग स्लीप को प्रमोट करेगी तो फिर आपको इंसोम्निया देखने को मिलेगा। जब ड्रग को छोड़ेगा तो डिपेंडेंस के अंदर आपको ऑपोजिट साइन सिम्पटम देखने को मिलते हैं। हिप्नोसिस का मतलब है स्लीप की इंडक्शन। आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसे स्लीप है जहाँ पे मोस्ट ज़्यादा ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स वगैरह होते हैं और इसमें आइज़ की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है। सिडेशन, सिडेशन का मतलब है एंजाइटी को रिड्यूस कर देना। टॉलरेंस, टॉलरेंस को दूसरा नाम कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ये भी क्या है, ड्रग का एक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब ड्रग का इफेक्ट होता है ना, वाइस आहिस्ता कम होता रहता है और हमें ड्रग की डोज को बढ़ाना पड़ता है गिवन रिस्पॉन्स को रिड्यूस करने के लिए। मतलब ड्रग की जो सेंसिटिविटी है या ड्रग की जो एफिनिटी है, ड्रग का जो एक्शन है या इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, तो हमें डोज बढ़ानी पड़ती है ताकि सेम रिस्पॉन्स देखने को मिले। अब इसके बाद इनके देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह को देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 चीज़ें आती हैं, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में मेटाबॉलिज्म और इसकी एलिमिनेशन वगैरह आती है। तो जो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं इन्होंने जो कि सीएनएस पे जाके काम करना है, तो ये लिपोफिलिक होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है। तो सबसे पहले इनकी एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं। अच्छे से एब्सॉर्प्शन हो जाती है। एब्सॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी गुड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद जो जो ऐसी ड्रग्स होती है जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी एग्जांपल है थायोपेंटल, तो वो सीएनएस के अंदर ज़्यादा अच्छे से चली जाती है। तो इसको हम एनेस्थीसिया वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रैपिड एक्टिंग है ना। तो जो थायोपेंटल है उसको अपने एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे एनेस्थीसिया वाले चैप्टर, तो ये वाला जो चैप्टर होगा जनरल एनेस्थेटिक्स है। तो जनरल एनेस्थेटिक में एक होती है इनहेल्ड एनेस्थेटिक होती है जिसमें गैसियस, नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल लिक्विड हैलोथिन वगैरह होता है। जबकि इंट्रावेनस के अंदर बारबिचुरेट, बारबिचुरेट कौन सी होगी, थायोपेंटल। थायोपेंटल क्यों होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिपोफिलिक होती है। जबकि इसके साथ डिसोसिएटिव केटामीन है, एटोमीडिएट है, प्रोपोफोल है, फेंटिनाइल और मेटाजोलाम बेंजोडाइज़ेपिन में। तो आपने इसको याद रखना है क्योंकि इसका लिंक वहाँ से भी आएगा। तो जो थायोपेंटल है चूंकि इसकी लिपोफिलिक यानी जो लिपोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है, तो इस सीएनएस के अंदर एंटर हो जाती है, तो एनेस्थीसिया वगैरह कॉज करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो उसके सीएनएस इफेक्ट होती है थायोपेंटल के, वो टर्मिनेट कर सकती है। कैसे टर्मिनेट कर सकती है कि हम ड्रग की जल्दी से क्या करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दें, मतलब ड्रग को ब्रेन से दूसरी जगह के ऊपर ले जाए। फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल जो हाईली परफ्यूज होते हैं, डेट इज़ वाई जब हम जनरल एनेस्थेटिक्स वगैरह देते हैं, एनेस्थेटिक वगैरह, तो कोई ना कोई वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर वाली ड्रग देते हैं। क्यों, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली ड्रग क्या करेगी, दूसरे विस्तरा के अंदर, दूसरे ऑर्गन के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, जिसकी वजह से जो ड्रग होगी वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, हमारे टारगेट टिश्यू तक रहेगी। लेकिन अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, ब्रेन से किसी और जगह पे डाल देती है, फॉर एग्जांपल हाईली परफ्यूज स्केलेटल मसल, तो ड्रग की क्या हो जाएगा, ड्रग का एक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरी ड्रग्स इनका रैपिड ऑनसेट क्या क्या होता है, तो आपने इसको किस तरह से याद रखना है, आपने इसको याद रखना है तेज वाली मेमोरी से, तेज। ठीक है, तेज किस तरह से, टी से थायोपेंटल, ई से एज़ेपिक्लोन, जी से ज़ेलाप्लोन और जी से ज़ोलपीडम, तो तीनों न्यूअर ड्रग्स होती है, न्यूअर हिप्नोटिक्स और एक थायोपेंटल, इनका रैपिड एक्शन देखने को मिलता है। अब इनके मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वगैरह को देख लेते हैं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती है, ठीक है, इनका अच्छे से पहले मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन होती है। मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है, ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म की वजह से इनके एक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं। कुछ ऐसी होती है जिनके कोई लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन होती है, मतलब लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उनका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये लोराज़ेपाम, ऑक्ज़ाज़ेपाम और टीमाज़ेपाम, इनका लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है। जबकि डायज़ेपाम और फ्लोराज़ेपाम इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, किसकी, डायज़ेपाम की और फ्लोराज़ेपाम की, जिसकी वजह से इनके मेटाबोलाइट काफ़ी ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं। फिनोबार्बिटल के अलावा यहाँ पे दोबारा एक्सेप्शन आ गया फिनोबार्बिटल की, यानी आपने एक्सेप्शन को नोट करना। पहले एक्सेप्शन थी कि एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन किन किन की होती है, लोराज़ेपाम, ऑक्ज़ाज़ेपाम, टीमाज़ेपाम की। वो कौन से हैं जिनके मेटाबोलाइट्स की हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, डायज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम। वो कौन सा बार्बिचुरेट है, ठीक है, जो किस फॉर्म में होता है, चेंज फॉर्म में होता है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट वगैरह होता है, तो वो होता है फिनोबार्बिटल, बाकी सारे अनचेंज फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्लोरल हाइड्रेट है, जो क्लोरल हाइड्रेट है वो मेटाबोलाइज होता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल के अंदर, जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। जबकि वो कौन सा हाइप्नोटिक है जिसमें आपको बाईफेजिक रिलीज देखने को मिलता है, तो वो होता है ज़ोलपीडम। क्या होता है, ज़ोलपीडम, ठीक है, ज़ोलपीडम का बाईफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ज़ेलाप्लोन है, कहते हैं ज़ेलाप्लोन में रैपिड लिवर का मेटाबॉलिज्म होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम P450, जबकि एज़ेपिक्लोन को भी साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज करता होता है। अब इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़ेलाप्लोन का
रिलेटिवली क्या कम होता है एज कम्पेयर टू ज़ोलपीडम, और ज़ोलपीडम और ट्राइज़ोलाम इनका एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, चाहे वो सिडेटिव एक्शन हो चाहे वो हिप्नोटिक एक्शन हो। और सबसे ज़्यादा होता है क्लोरल हाइड्रेट का। क्लोरल हाइड्रेट से भी ज़्यादा किसका होता है, क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड का, क्लोराज़ेपाइड का, डायज़ेपाम का और फिनोबार्बिटल का। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आपने फिनोबार्बिटल पढ़ा था, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आपने डायज़ेपाम पढ़ा था, क्लोराज़ेपाइड पढ़ा था और क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड पढ़ा था। तो इनका लॉन्ग एक्शन होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं बेंजोडाइज़ेपिन का। तो बेंजोडाइज़ेपिन किस पे जाके काम करती है, असल में इन्होंने गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन लिखा होगा और इसके एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए फ्लोमाजेनिल और जो न्यूरो हिप्नोटिक्स है ज़ोलपीडियम, ज़ेलेप्लोन और एज़ेपिक्लोन। तो जो हमारा जो इनका टारगेट होता है बेंजोडाइज़ेपिन का, बार्बिट्यूरेट का, तो वो गाबार्जिक रिसेप्टर होता है। और गाबा रिसेप्टर होता है वो किसके लिए स्पेसिफिक होता है, वो किसके लिए होता है, गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिक होता है गाबा के लिए। तो गाबा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो सीएनएस के अंदर इनहिबिशन प्रोवाइड करता है। जो गाबार्जिक ए है इसी को टारगेट करती है बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिट्यूरेट। हम बात करते हैं पहले बेंजोडाइज़ेपिन की। तो बेंजोडाइज़ेपिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं बीजी रिसेप्टर। तो ये आपको नजर आ रहा होगा बीजी रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। ये बीजी रिसेप्टर किसके ऊपर होते हैं, गाबार्जिक ए रिसेप्टर के ऊपर पड़े हुए होते हैं। और ये गाबार्जिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, थैलेमस के अंदर, लिम्बिक सिस्टम के अंदर और हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। इन 3 जगह के ऊपर हमारे गाबार्जिक रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं। जो गाबार्जिक ए रिसेप्टर होता है वो क्लोराइड आयन चैनल के साथ कंबाइंड होता है। मतलब जब गाबा इसके साथ बाइंड करता है, गाबा लाइगेंड के तौर पर काम आता है, तो ये क्लोराइड चैनल की कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो असल में क्या होता है, क्लोराइड चैनल होता है गाबार्जिक रिसेप्टर। तो गाबार्जिक रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल होता क्या है, एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का मतलब आपको 5 सब यूनिट देखने को मिलते हैं। अल्फा, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होते हैं और एक गैमा होती है। पेंटामेरिक सब स्ट्रक्चर है, यानी 5 सब यूनिट हो गए, इसके साथ इसके 4 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब जो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन। जबकि ये वाली जो डोमेन नजर आ रही है आपको सबसे अंदर वाली, जो गैमा वाली है, वो मेम्ब्रेन के अंदर है, पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। तो 4 इसकी क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होती है। और इसकी क्या होती है, 5 सब यूनिट्स होते हैं। जो मेजर आइसोफॉर्म होता है किसका, गाबार्जिक ए रिसेप्टर का जो मेजर आइसोफॉर्म होता है। वैसे इसके बहुत सारे आइसोफॉर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है। लेकिन जो इसका मेजर आइसोफॉर्म है जहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन काम करती है, उसमें अल्फ़ा 1 2 होता है, बीटा 2 2 होता है और एक गैमा 2 होता है। तो 2 2 वाले हैं, अल्फ़ा 1 2 है, बीटा 2 2 है और गैमा 2 एक मर्तबा है, ठीक हो गया। अब जो इसकी बाइंडिंग साइट होती है इस आइसोफॉर्म के अंदर, इस आइसोफॉर्म के अंदर जो बेंजोडाइज़ेपिन की बाइंडिंग साइट होती है, बीजे साइट होती है, वो अल्फ़ा 1 और किसके दरमियान में पड़ी हुई होती है, अल्फ़ा 1 और गैमा 2 के दरमियान में पड़ी हुई होती है। आप देख सकते हो अल्फ़ा 1 और गैमा 2 के दरमियान में पड़ी होती है। लेकिन इसके साथ-साथ वो किसी और दूसरी साइट के ऊपर भी बाइंड कर सकता है। ऐसा आइसोफॉर्म के अंदर जहाँ पे आपको अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 5 सब यूनिट्स होते हैं। ये दूसरे आइसोफॉर्म में होता है ऐसा। अब बाइंडिंग होगी बेंजोडाइज़ेपिन की, तो बेंजोडाइज़ेपिन क्या करेगी, उसके इनहिबिटरी एक्शन को फैसिलिटेट करेगी, ठीक हो गया। ये गाबा के साथ ऐसा कोई नियम का चक्कर या एफिनिटी का कोई डिटरमिन नहीं करती, बल्कि करते क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, ठीक है। जो बारबिचुरेट होती है उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देती है, उसके क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को या क्लोराइड चैनल की एक्टिविटी के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड आइन चैनल की को बढ़ा देती है। जो फ्लूमाजेनिल है, अगर हमने ज़्यादा ले लिया बेंजोडाइज़ेपिन, तो फ्लूमाजेनिल इसके सीएनएस इफेक्ट को एंटागोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि बीटा कार्बोलिन्स होती है, उनकी भी एफिनिटी होती है बीजे रिसेप्टर के लिए। तो जो फ्लूमाजेनिल है उनको एंटागोनिस्ट वैसे कहते हैं, और जो बीटा कार्बोलिन्स है, कहते हैं कि बीटा कार्बोलिन्स ये इन्वर्स एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है। मतलब एक एगोनिस्ट पहले से लगा हुआ है तो उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर देगी, इसके एक्शन को ऑपोजिट कर देगी, जिसकी वजह से अगर ये बेंजोडाइज़ेपिन एंजाइटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो जो बीटा कार्बोलिन्स होगी एंशियोजेनिक होगी, और अगर वो तो नींद करवाने के लिए हिप्नोटिक थे तो ये कन्वल्सेंट बन जाएगी। बारबिचुरेट क्या करते हैं, इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो बारबिचुरेट होते हैं ना, वो स्पेसिफिक काम करते होते हैं मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर मेनली काम करते होते हैं। जबकि जो हमारा बेंजोडाइज़ेपिन होता है थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम की तरह काम करता होता है। जो बारबिचुरेट होती है उसने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाना होता है, जबकि जो बेंजोडाइज़ेपिन है उसने क्या करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को बढ़ा देना होता है, ठीक है। जो बारबिचुरेट होते हैं भी मल्टीपल साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, लेकिन वो साइट जहाँ के ऊपर बेंजोडाइज़ेपिन ने बाइंड करना था उस जगह के ऊपर बारबिचुरेट बाइंड नहीं करते। दैट इज़ वाई अगर हम फ्लोमाजेनिल इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोमाजेनिल बारबिचुरेट की एक्शन को तो एंटागोनाइज कर सकेगी, लेकिन बारबिचुरेट की एक्शन को एंटागोनाइज नहीं कर सकेगी। कहते हैं कि अगर हमने ज़्यादा ले लिया क्या बारबिचुरेट, तो ये एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड उसको भी ब्लॉक कर देती है, और अगर और ज़्यादा ले लिया तो ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकती है, ठीक हो गया। या बाजू का ऐसा होता है कि गाबा की एफिनिटी को भी ये कंट्रोल करती है बारबिचुरेट, जबकि बेंजोडाइज़ेपिन का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। जो न्यूअर हिप्नोटिक्स थी वो कौन कौन सी थी, ज़ोलपीडम, ज़ेलेप्लोन और एज़ापिक्लोन। ये बेंजोडाइज़ेपिन नहीं होती, लेकिन ये जो बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर्स होते हैं BZ1 या इसको गैमा रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती है। ये स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, ये उन गाबार्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है जिनके आइसोफॉर्म के अंदर अल्फा 1 सब यूनिट था, जबकि बेंजोडाइज़ेपिन अल्फा 1 के अलावा अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा
अल्फा 5 इन पे भी जाके बाइंड कर सकती है। अल्फा 4 का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये एमसीक्यू में तैयार करना है। और इनके एक्शन को भी एंटागोनाइज करने के लिए क्या होती है, फ्लोमाजेनिल होती है। अब इनके फार्माकोडायनेमिक्स को देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे ड्रग्स ने किसी न किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना और कोई ना कोई काम करना होता है। अब इनके एक्शन क्या हो गए, अब इनके जो एक्शंस होती है सीडेटिव हिप्नोटिक्स के, तो ये डोज डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर डोज को बढ़ाती है तो इनके एक्शन भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेटिवली कम डोज है, लोअर डोज है, तो सीडेशन इन डिसइनिबिशन का मतलब थोड़ी बहुत एक्साइटेशन वगैरह भी हो सकती है। एंशियोलिसिस है, ये भी करवा सकता है। उसके साथ एंटी कन्वल्सेंट एक्शन और मसल रिलैक्सेंट, मतलब जब इनकी डोज कम होती है तो 5 एक्शन देखने को मिलती है: सीडेशन, डिसइनिबिशन, एंशियोलाइसिस और एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेशन। जब इनकी डोज बढ़ाते हैं तो हिप्नोसिस हो जाती है। जब और इनकी डोज बढ़ाते हैं तो एनेस्थीसिया वगैरह करवा देती है। लेकिन जब और डोज बढ़ाते हैं ना तो बेंजोडाइज़ेपिन आगे मेडुलरी डिप्रेशन नहीं करवाती, क्योंकि इसकी जो कर्व होती है वो फ्लैटन होना शुरू हो जाती है। मतलब जब ज़्यादा डोज लेना शुरू कर देते हैं बेंजोडाइज़ेपिन तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बार्बिचुरेट। लेकिन जब बार्बिचुरेट की डोज बढ़ाते हैं तो मेडुलरी डिप्रेशन हो जाता है। जब बार्बिचुरेट की सबसे ज़्यादा डोज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोमा हो सकता है। ठीक है, और ये जो डिप्रेसेंट इफेक्ट है, सीएनएस को डिप्रेस करने वाले इफेक्ट है, ये एडिटिव होते हैं। मतलब अगर हम बार्बिचुरेट और बेंजोडाइज़ेपिन को मिला के इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा हमें सीएनएस का डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, एडिटिव इफेक्ट होते हैं। जो बेंजोडाइज़ेपिन और जो न्यूअर हिप्नोटिक्स हैं, ज़ोलपीडियम, ज़ोलेप्लोन और क्या होता है हमारा एज़ापिक्लोन, इन सब का क्या था, फ्लैटर कर्व आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा कर्व फ्लैट हो जाती है आगे जाके। लेकिन जो बार्बिचुरेट है इसकी कर्व होती है हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो उसका मतलब बेंजोडाइज़ेपिन और न्यूअर हिप्नोटिक्स होती है ये सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू बार्बिचुरेट्स। अब पहला इनका एक्शन है सीडेशन। सिडेटिव एक्शन है, एंशियोलिसिस है, तकरीबन तमाम ड्रग्स से होता है। और एंशियोलिसिस के साथ जो साइकोमोटर फंक्शंस की भी इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है और बिहेवियर डिसइनहिबिशन भी देखने को मिल सकता है कि जो साइकोमोटर फंक्शन है वो खराब होना शुरू हो गया और बिहेवियर में डिसइनहिबिशन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ एंटी कन्वल्सेंट एक्शन और मसल रिलैक्सेशन एक्शन ये भी इसी रेंज में देखने को मिलता है। हिप्नोसिस का मतलब है कि स्लीप को प्रमोट करना। ठीक है, अब जो सिडेटिव हिप्नोटिक्स होती है इन्होंने स्लीप के ऑनसेट को प्रमोट करना, मतलब स्लीप जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और इसके साथ इसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा देना। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, अगर ज़्यादा डोज ले लेंगे तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कम होती रहेगी। ठीक हो गया। और जब इनके ड्रग्स को छोड़ देंगे तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। याद करना कि रैपिड आई मूवमेंट वो स्लीप है जिसमें बंदा सही तरह सो नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहता है और उसमें नाइटमेयर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्लीप पैटर्न्स होते हैं वो न्यूअर हिप्नोटिक्स से रिलेटिवली लेस आल्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ोलेप्लोन, ज़ोलपीडियम, एज़ापिक्लोन। लेकिन जो बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट होती है स्लीप के ऑनसेट को बढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं और आरईएम को कम कर रहे हैं। एनेस्थीसिया, जब ज़्यादा डोज करवा देते हैं तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, एमनीजिया, रिफ्लेक्सेस सप्रेस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या होता है, एनेस्थीसिया की स्टेट आ गई है। एक होता है एंटीरोग्रेट एमनीजिया। एंटीरोग्रेट एमनीजिया का मतलब होता है कि ड्रग लेने के बाद आगे के इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये बेंजोडाइज़ेपिन में ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, बेंजोडाइज़ेपिन में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। जो एनेस्थीसिया था वो बार्बिचुरेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बेंजोडाइज़ेपिन कौन सी, मिडाज़ोलाम और थायोपेंटल। याद करना कि मैंने आपको जनरल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर में दिखाया था कि जनरल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर यहाँ पे मैंने कहा था कि जो इनहेल्ड थी वो नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल लिक्विड हैलोथीन थे, जबकि बार्बिचुरेट थायोपेंटल, थायोअमाइलल ये भी होती है, जबकि डिसोसिएटिव के अंदर केटामीन है और बार्बिचुरेट के अंदर मिडाज़ोलाम है। तो ये होती है हमारी किस में यूज़ होती है, ये एनेस्थीसिया कॉज करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी किताब की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसी किताब की खुशी में, किताब की हालत की खुशी में या किताब की हालत की ख़राबी की खुशी में एक लाइक हो जाना चाहिए। पता नहीं मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ आज। अच्छा, एंटी कन्वल्सेंट एक्शन है। एंटी कन्वल्सेंट एक्शन का मतलब है कि एंटी सीज़र के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। वो कौन-सी ड्रग होती है जो एंटी सीज़र के तौर पे इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन-कौन सी ड्रग है, वो है क्लोनाज़ेपाम है और फेनोबार्बिटल है। बेंजोडाइज़ेपिन में कौन सी होती है, क्लोनाज़ेपाम, और जो बार्बिचुरेट है वो है हमारी होती है फेनोबार्बिटल होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वाक़ई में लिखा हुआ भी है एंटी सीज़र ड्रग, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो टोनिक क्लोनिक सीज़र के अंदर या स्पेसिफिकली एब्सेंट सीज़र के अंदर और मायोक्लोनिक के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, इन दोनों को देखने को मिलेगा आपको क्लोनाज़ेपाम। ठीक है, क्लोनाज़ेपाम इसको याद किस तरह से करना है, ए से एब्सेंस और एम से मायोक्लोनिक और आखिर में ए एम आ रहा है। ठीक हो गया। तो ए एम का मतलब एब्सेंट सीज़र और मायोक्लोनिक सीज़र, इन दोनों के दरमियान इस्तेमाल हो रही है क्लोनाज़ेपाम। जबकि फिनोबार्बिटल है ये दूसरे जो सीज़र्स में इस्तेमाल हो रही है, ये आपको नजर आ रहा होगा फिनोबार्बिटल। ठीक है, जो एंटी कन्वल्सेंट एक्शन होता है, एंटी कन्वल्सेंट एक्शन का मतलब है सीजर एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना। तो ये हमें देखने को मिलता है बार्बिचुरेट के अंदर और बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर। लेकिन ये कब होता है, जब सीडेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा सीडेशन के तौर पे हमें देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब होता है क्या है, एंटी कन्वल्सेंट एक्शन किस में कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो सिलेक्टिव एंटी कन्वल्सेंट एक्शन का मतलब है कि कन्वर्जन को क्या करना, सप्रेस कर देना उस डोज के ऊपर जब सीडेशन नहीं होती। तो ये कुछ ही ड्रग करती होती है, वो कौन सी है, फिनोबार्बिटल और क्लोनाज़ेपाम। मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों होती है। वरना जो सीडेशन होती है
है ना, सेडेशन को ख़त्म करके ही, है ना, जब आपको एंटी सीजर एक्टिविटी करवानी है तो आपको सेडेशन भी करवानी है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी है जो एंटी सीजर एक्टिविटी करवा देती है लेकिन सेडेशन नहीं करवाती। तो फिनोबार्बिटल और क्लोनाजिपाम, याद करना, ए से एब्सेंस और एम से मायोक्लोनिक सीजर हो गया। इसके साथ साथ जो इंट्रावीनस डायजिपाम, लोराजिपाम होती है और फिनोबार्बिटल होती है, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर इस्तेमाल होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर, क्या वाकई में स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर? तो एंटी सीजर चैप्टर अगर हम निकालते हैं तो एंटी सीजर चैप्टर के अंदर जो स्टेटस एपिलेप्टिकस होगा तो यहाँ पे लिखा होगा इंट्रावीनस डायजिपाम, तो यहाँ पे डायजिपाम भी लिखा हुआ था, लोराजिपाम भी लिखा हुआ था। ठीक हो गया। इसके साथ साथ और यहाँ पर फिनोबार्बिटल भी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे फिनोबार्बिटल भी आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। फिनोबार्बिटल यहाँ पे लिखा होगा फिनोबार्बिटल। ठीक है, तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर इस्तेमाल होती है। जबकि एब्सेंस और मायोक्लोनिक के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल होती थी? क्लोनाजिपाम। मसल रिलैक्सेशन, मसल को रिलैक्स कर देना, तो मसल को रिलैक्सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डायजिपाम। अब मसल के स्पासिसिटी को कम करने के लिए सीएनएस के अंदर जाके एक्ट करती है, तो हमें जाना पड़ेगा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो अगर आप ये इस चैप्टर के अंदर देखो तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूरोमस्कुलर, एक होते हैं स्पाज्मोलिटिक। तो जो सीएनएस के ऊपर जाके एक्ट करती है बैक्लोफिन है, डायजिपाम और टीजेनाडीन है। टीजेनाडीन, ठीक हो गया। जबकि मसल के ऊपर जाके काम करती है डेंट्रोलिन होती है, जबकि एक्यूट यूज के लिए साइक्लोबेंजापिरिन है, साइक्लोबेंजापिरिन। तो ये स्पाज्मोलिटिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना, हमने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है ये चीज़। तो हमने स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन भी पढ़ लिया। ठीक हो गया। तो ये किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है? सेरिब्रल पाल्सी, इन कंडीशन के अंदर आपको स्केलेटल मसल की रिजिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पासिसिटी देखने को मिलती है। इसके बाद है मेडुलरी डिप्रेशन, कि अगर हमने कुछ ज़्यादा ले लिया, स्पेसिफिकली कहते हैं कि जो कन्वेंशनल सेडेटिव हिप्नोटिक थी वो अल्कोहल थी और बारबिचुरेट, अगर उनको ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा? मेडुलरी न्यूरॉन की डिप्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि जो मेडुलरी डिप्रेशन और कोमा ये सिर्फ आपको बारबिचुरेट में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेडुला के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर है, मेडुला के अंदर सीवीएस सेंटर है, तो सीवीएस कोलैप्स हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ सुसाइडल ओवरडोज भी हो सकती है, मतलब अगर किसी ने ज़्यादा ले लिया तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेगा। अब इसके बाद दो टर्म्स को पढ़ लेते हैं, एक है टॉलरेंस, एक है डिपेंडेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है टैकीफाइलेक्सिस, मतलब अगर ड्रग हम बार बार रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तो उस ड्रग का रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता रहेगा और हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा गिवन रिस्पॉन्स को अटेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। जो क्रॉस टॉलरेंस आपको देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा होता है कि बेंजोडाइज़पिन ज़्यादा यूज़ कर ली तो बारबिचुरेट के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप होगी। इसके बाद है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस दो तरह की होती है, एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, एक होती है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब है कि बंदा साइकोलॉजिकली जो ड्रग को ज़्यादा यूज़ करेगा, कंपल्सिव यूज़ करेगा, ज़रूरी बंदा काफ़ी ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है, ताकि एंजाइटी कम होना शुरू हो जाए। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करेंगे ना तो हमें विड्रॉल साइन देखने को मिलेगा। जो विड्रॉल साइंस होती है ना वो बिल्कुल वैसे ही होती है जो इस ड्रग के एक्शन के ऑपोजिट इफेक्ट थे। जो विड्रॉल साइंस जिनको आप एब्स्टिनेंस सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है? एंजाइटी होता है, ट्रेमर वगैरह होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, सीजर्स वगैरह आना शुरू हो जाती है। ये उन ड्रग्स में ज़्यादा कॉमन होता है जो शॉर्टर एक्टिंग होती है, जैसे ट्रायोजोलाम वगैरह, ट्रायोजोलाम, अल्प्राजोलाम, ये शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स हैं। ठीक हो गया। जो डिपेंडेंस लाइबिलिटी होती है न्यूअर हिप्नोटिक्स की रिलेटिवली कम होती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ज़ोलपेनियम, ज़ोलेप्लोन और एज़ापिक्लोन का डिपेंडेंस साइन सिम्पटम नहीं देखने को मिलते। इसके बाद इनके क्लिनिकल यूजेस किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? इस चैप्टर का नाम है सेडेटिव हिप्नोटिक, तो ये सेडेशन और हिप्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके अलावा दूसरे कामों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं एंजाइटी में। एंजाइटी में जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है एक्यूट एंजाइटी स्टेट के लिए और रैपिड कंट्रोल ऑफ पैनिक अटैक के लिए। ज़्यादा कौन इस्तेमाल होती है? बेंजोडाइज़ेपिन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर, जो अल्प्राज़ोलाम और क्लोनाज़ेपाम है, अल्प्राज़ोलाम और क्लोनाज़ेपाम, इसकी सबसे ज़्यादा एफिकेसी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पैनिक या फोबिक अटैक को ठीक करने के लिए अल्प्राज़ोलाम और क्लोनाज़ेपाम यूज़ करते होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक डिफरेंट ड्रग ग्रुप भी इस्तेमाल होता है, वो है एंटी डिप्रेसेंट, वो क्रोनिक एंजाइटी स्टेट के अंदर। तो एक्यूट के अंदर कौन से इस्तेमाल करते हैं? अल्प्राज़ोलाम और क्लोनाज़ेपाम। एसी से आपने याद रखना है, एसी। ठीक है, जब एसी चलाते हैं ना तो बंदे की टेंशन खत्म हो जाती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसी। तो एसी चलाने की वजह से बंदे की टेंशन खत्म हो जाती है, तो अल्प्राज़ोलाम और क्लोनाज़ेपाम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ क्रोनिक स्टेट के लिए एंटी डिप्रेसेंट, और यहाँ पे भी एसी वाला फार्मूला लगता है, क्योंकि ए से एंटी डिप्रेसेंट, सी से क्रोनिक। इसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर के लिए जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है, जो न्यूअर होती है ना, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न्यूअर हिप्नोटिक्स वाला वो। लेकिन अगर बेंजोडाइज़ेपिन की बात करते हैं तो एस्ट्राज़ोलाम, फ्लोराज़ेपाम और ट्रायोज़ोलाम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने याद रखना है। ए FET से बंदा मोटा हो जाता है सोने से, तो FET फैट। तो ये प्राइमरी इंसोम्निया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। कहते हैं ओल्डर पेशेंट के अंदर रिलेटिवली लोअर डोजेस चाहिए होती है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है सीएनएस डिप्रेशन के। इसके साथ साथ जो न्यूअर हिप्नोटिक्स होती है, कहते हैं न्यूअर हिप्नोटिक्स होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, क्योंकि इनका स्लीप के पैटर्न के ऊपर नहीं होता, ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक हो गया। और ये कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी कॉज नहीं करती, दैट इज़ वाई न्यूअर हिप्नोटिक्स आर मोर फेवरेबल। लेकिन जो ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है, कौन कौन से, जो स्लीप एपनिया वगैरह, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, वरना कंडीशन सीवियर हो जाएगी। इसके बाद हम इनके दूसरे यूजेस को देख लेते हैं। जो एनेस्थीसिया
है। एनेस्थीसिया के लिए कौन कौन सी यूज़ होती है? थायोपेंटल होती है, और बेंजोडाइज़ेपिन कौन सी थी? मिडाज़ोलाम थी, और डायज़ेपाम ये भी इस्तेमाल होती है एनेस्थीसिया के लिए। इसके साथ साथ सीज़र वगैरह के लिए कौन कौन सी थी? क्लोनाज़ेपाम थी, फ़िनोबार्बिटल थी। क्लोनाज़ेपाम एब्सेंस और मायोक्लोनिक सीज़र, फ़िनोबार्बिटल जो थी दूसरे फ़िनोबार्बिटल स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर थी, जो इसके साथ डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम थी, ये किसके अंदर इस्तेमाल होती थी? ये भी स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर इस्तेमाल होती थी। बाकी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी क्लोनाज़ेपाम इस्तेमाल होती है, मसल की स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए डायज़ेपाम यूज़ होती है, और क्लोरडाइज़ेपोक्साइड और डायज़ेपाम ये इस्तेमाल होती है। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? जब बंदा अल्कोहल को विथड्रॉ कर रहा होता है, ठीक है, जो अल्कोहल की क्या होती है? एडिक्शन होती है, तो उसको विथड्रॉल साइन सिम्पटम होती है, तो अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक बात आपने नोट की होगी कि जो डायज़ेपाम है वो किन किन कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा, बाइपोलर डिसऑर्डर के में नहीं आ रहा, ठीक है, सीज़र में तो इस्तेमाल होता है, ठीक है, सीज़र में तो सिवाय सीज़र के अलावा और किसी कंडीशन और बाकी सारी कंडीशन के अंदर आपने डायज़ेपाम आ रहा है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा जो डायज़ेपाम है वो सब के अंदर आ रहा है। एनेस्थीसिया भी करवा रहा है, एंटी सीज़र भी है, स्पास्टिसिटी को भी कम कर रहा है, और विथड्रॉल सिंड्रोम को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इनकी टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होगी? साइकोमोटर डिसफंक्शन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी। कॉग्निटिव का मतलब बंदे के अंदर जो थॉट पैटर्न होगा, सोचने समझने की सलाहियत होगी, खत्म हो जाएगी, उसका बिहेवियर खराब होना शुरू हो जाएगा, और डे टाइम में सिडेशन देखने को मिलेगी। बंदे को जो दिन के अंदर गनूदगी वगैरह आना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। और बाज़ औक़ात ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। जब बंदा कोई ड्राइव वगैरह कर रहा है, कोई बंदा ट्रक वगैरह चला रहा है, किसी मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है, तो अगर उसके अंदर अनवांटेड सिडेशन होगी तो फिर कंडीशंस वगैरह कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जो ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिक्रीज साइकोमोटर स्किल और अनवांटेड सिडेशन किस में ज़्यादा होती है? बेंजोडाइज़ेपिन, ऐसे बेंजोडाइज़ेपिन जिनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, जैसे डायज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, उनमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? साइकोमोटर कॉग्निशन। जबकि विथड्रॉल साइन सिम्पटम किस में ज़्यादा कॉमन थे? ऐसे ड्रग्स जो कि जिनके शॉर्ट हाफ लाइफ थे। तो आपने इन दोनों को आराम से देख कर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग ट्राइज़ोलाम इसमें भी आ सकते होते हैं। कहते हैं कि जो डोज होती है सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की, तो सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की एल्डरली पेशेंट के अंदर भी कम से कम करनी चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। ओल्डर के अंदर भी कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके साथ जो एंटीरोग्रेट एमनेसिया है वो भी बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से हो सकता है, जब इनकी डोज ज़्यादा ले लेंगे। तो ये कहते हैं कि डेट रेप के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला एंटीरोग्रेट एमनेसिया, कि जो डेट रेप में होता है क्या कि कोई चीज़ मिला के जूस वगैरह के अंदर कोई चीज़ मिला के, गलूदगी वाली चीज़ मिला के किसी के साथ ज़्यादती कर लेना, तो ये डेट रेप वगैरह कहलाता है। ज़ोलपेडिम और जो दूसरी न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स होती है साइकोमोटर डिप्रेशन करवा देती है, लेकिन जो तमाम ड्रग्स होती है ये ओवर द काउंटर इस्तेमाल होती है, और ये स्लीप को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन का मतलब है कि अब एक से ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयाँ मिलकर इंटरेक्ट करके सीएनएस को ज़्यादा डिप्रेस कर देगी। कौन कौन सी दवाइयों के साथ डिप्रेशन देखने को मिलता है? जब सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं अल्कोहल के साथ, एंटीहिस्टामिन के साथ, एंटीसाइकोटिक के साथ, ओपिएट के साथ, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ। यानी एंटी डिप्रेसेंट है, एनाल्जेसिक्स है, एंटीसाइकोटिक्स है, एंटीहिस्टामिन, अल्कोहल है, जो उसके आगे वाले सारे चैप्टर्स आपने सबके नाम ले लेने हैं। तो ये क्या होगा? एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन होगा। इसके बाद ओवरडोज। अगर उनका ओवरडोज कर लेते हैं, ज़्यादा ले ली, तो रिस्पायरेटरी और सीवियस डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली बार्बिचुरेट की वजह से, अल्कोहल या कार्बामेट वगैरह, क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन या न्यूरोहिप्नोटिक्स का फ्लैटर कर्व होता है, इनका कर्व काफ़ी फ्लैट आता है। तो क्या करना चाहिए? अगर किसी के अंदर इंटॉक्सिकेशन हो गई है तो एयरवे को मेंटेन करना, एयरवे को पैटर्न करना, वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है। अगर बेंजोडाइज़ेपिन की ज़्यादा टॉक्सिटी हो गई तो फ्लोमाजेनिल इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ापिक्लोन, ज़ोलपेडम और ज़ोलेपिलोन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स जो दूसरी होती है उनके अंदर किसी काम के नहीं होता। फॉर एग्जांपल बार्बिचुरेट। अब इनके दूसरे एडवर्स इफेक्ट क्या होती है? बार्बिचुरेट और कार्बामेट, इनकी बात करते हैं तो ये लीवर के अंदर जो एक कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके इंडक्शन को बढ़ा देती है। ये एंजाइम दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है। जो बार्बिचुरेट होती है कहते हैं कि एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया को प्रेसिपिटेट कर देती है। जो क्लोरल हाइड्रेट होती है ये एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को बढ़ा देती है। ये कोमरिन की पोटेंसी को बढ़ा देती है, क्योंकि कोमरिन को प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस करवा देती है, जिसकी वजह से कोमरिन ज़्यादा काम करेगी, और कोमरिन के अंदर ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल आती है वारफिरिन की। तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है, ड्रग इंटरैक्शन है, और एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया आपने याद रखना है। इसके बाद है एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। तो एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के अंदर आती है बस्पिरोन, जो कि क्या होती है? इससे सेलेक्टिव एंशियोलिटिक है, जिसका सीएनएस के ऊपर बहुत ही कम डिप्रेशन होता है, मतलब ये ड्राइविंग स्किल्स को इफेक्ट नहीं करती, और इसका कोई एंटी कन्वल्सेंट मसल रिलैक्सेंट कोई, इसका सिर्फ एक ही एक्शन है, वो है एंशियोलिटिक। ये ड्रग काम करती है 5-HT1 रिसेप्टर, और ये पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पर काम आती है। बाकी इसमें काम की चीज़ वगैरह कुछ नहीं है, बस ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है। जो बस्पिरोन होता है, बस्पिरोन को मेटाबोलाइज करने वाला CYP3A4 एंजाइम होता है, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि जो ऐसी ड्रग्स जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल, तो ये ड्रग इस बस्पिरोन की लेवल को बढ़ा देती है, और बस्पिरोन अगर ज़्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, जेआईटी, डिस्ट्रेस वगैरह देखने को
देखने को मिलता है। जो बस्पिरोन होता है उसको प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसका अब्यूज़ लायबिलिटी कम से कम होती है। इसके बाद है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो मेलाटोनिन रिसेप्टर कहाँ पे होता है? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के अंदर होती है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस होता है जो कि सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता होता है। तो रेमल्टियोन और टेसिमल्टियोन क्या करती है? मेलाटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा? लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट, मतलब जो स्लीप ऑनसेट जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएगा, और अगर इनको छोड़ेंगे तो इनको जो रीबाउंड इंसोम्निया होगा वो भी कम से कम होगा, और विड्रॉल सिम्पटम भी ना होने के बराबर हो गए। इनका कोई इफेक्ट नहीं होता गाबार्जिक ट्रांसमिशन के ऊपर, ठीक हो गया। तो इनका कोई एब्यूज लाइबिलिटी नहीं होती। इनको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम कौन था? CYP1A2, ठीक हो गया। अगर इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, CYP-A12 और CYP2C9, इनको ब्लॉक करने वाला कौन सा? फ्लोवक्समीन था और फ्लूकोनाजोल था, जिसकी वजह से रेमल्टियोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जो टेसिमल्टियोन है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? नॉन 24 आवर स्लीप वीक डिसऑर्डर के लिए, स्लीप वेक डिसऑर्डर के लिए। ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट में एग्जांपल आती है सुवरोक्सेंट आती है। सुवरोक्सेंट क्या करती है? ओरेक्सिन न्यूरॉन को ब्लॉक कर देती है। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो वेकफुलनेस को, कॉन्शियसनेस को मेंटेन करती है। तब उनको ब्लॉक कर देंगे तो फिर हिप्नोसिस हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इस चैप्टर की समरी वगैरह को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो होती है बेंजोडाइज़ेपिन, अल्प्राजोलाम होती है, और एसी वगैरह। एसी के क्या क्या फ़ायदे थे? एक्यूट एंजाइटी स्टेट के अंदर इस्तेमाल होती है, पैनिक अटैक के अंदर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, इंसोम्निया के अंदर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के अंदर, सीजर डिसऑर्डर के लिए। सीजर डिसऑर्डर के अंदर आपने बताना स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है। तो कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती थी? डायज़ेपाम थी, और फिनोबार्बिटल तो बार्बिचुरेट थी, और इसके साथ साथ स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर होती है लोराज़ेपाम भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है। अब इनका क्या होगा टॉक्सिसिटी? तो CNS का डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, लाइबिलिटी। फ्लोमाजेनिल एंटागोनिस्ट होती है बेंजोडाइज़ेपिन के बीजी रिसेप्टर को, और इसका मेन फंक्शन क्या है? जब बेंजोडाइज़ेपिन की ओवरडोज हो जाए तब इसको यूज़ करना। क्या टॉक्सिसिटी होगी? विड्रॉल सिंड्रोम होगा। अब इसका बार्बिचुरेट का क्या होगा? एनेस्थीसिया के लिए थायोपेंटिल है, इंसोम्निया सेडेशन के लिए सेकोबार्बिटल है, सीजर डिसऑर्डर के लिए फिनोबार्बिटल यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी टॉलरेंस होता है, और इनकी जो डिपेंडेंस लाइबिलिटी होती है वो बेंजोडाइज़ेपिन से ज़्यादा होती है। इसके बाद न्यूअर हिप्नोटिक्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं? CNS के डिप्रेशन एक्शन होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंस लाइबिलिटी होती है। ये सब में कॉमन है, आपको नजर आएगा। इसके बाद जो मेलाटोनिन रिसेप्टर और 5H2 एगोनिस्ट है, बस्पिरोन है। तो बस्पिरोन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, और एसिमल्टियोन होती है स्लीप डिसऑर्डर के लिए, स्पेसिफिकली जब स्लीप का ऑनसेट डिले हो जाता है, मतलब जब बंदे को नींद आने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। टॉक्सिसिटी क्या होगी? GIT डिस्ट्रेस होगा, टैकीकार्डिया होगा, पैरेस्थीसिया होगा, जो किसी काम का नहीं है, आपने इसको याद नहीं करना। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। जो अल्प्राजोलाम है, क्या क्लिनिकल यूज़ है? एंजाइटी के लिए इस्तेमाल होती है, पैनिक और फोबिक अटैक के लिए। क्लोनाजिपाम एंजाइटी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। क्लोनाजिपाम बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। क्लोनाजिपाम सीजर वगैरह के लिए, खासतौर पर एब्सेंस और मायोक्लोनिक सीजर के लिए। बाकी इसके बाद जो डायज़ेपाम है वो तकरीबन हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, सिवाय बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। एंजाइटी, एंटी एंजाइटी एनेस्थीसिया, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के लिए, मसल रिलैक्सेशन है, स्टेटस एपिलेप्टिकस है, विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर। लोराज़ेपाम है एंजाइटी के अंदर, सारी की सारी एंजाइटी के अंदर है, जबकि लोराज़ेपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर भी इस्तेमाल होती है। क्लोरडाइज़ियोक्साइड है, भी विड्रॉल सिंड्रोम की तरह इस्तेमाल होती है। जो मिडाजोलाम है ये इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो फ्लोराज़ेपाम और एस्टाजोलाम और ट्राइजोलाम, याद करना कि मैंने फैट वाला न्यूमर बताया था, फैट वाला, FET वाला, फैट वाला, तो ये स्लीप डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ जो टीमाज़ेपाम है और ओक्साज़ेपाम है, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी हाफ लाइफ कम होती है, और इनका एक्स्ट्रा हेपाटिक कंजुगेशन देखने को मिलती है। अब बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट में क्या क्या फ़र्क होता है? पहला मोड ऑफ एक्शन, कि ये गाबा को पोटेंशिएट करती है, वो गाबा की एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। गाबा मिमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन गाबा मिमेटिक एक्टिविटी हाई डोज पे देखने को मिलती है। रिसेप्टर क्या होते हैं? बिजी रिसेप्टर्स होते हैं, और इनके रिसेप्टर असल में गाबा कॉम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये बीजे रिसेप्टर के जरिए काम नहीं करते, बल्कि इनकी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है गाबार्जिक रिसेप्टर के ऊपर। डिपेंडेंस लाइबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, हाफ लाइफ इनकी ज़्यादा होती है, और एंटागोनिज्म के लिए फ्लोमाजेनिल होती है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो नहीं, आधे घंटे की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।